गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मंत्रिमंडल पद्धति की प्रमुख विशेषताएं या भारत में मंत्रिमंडल पद्धति के मुख्य सिद्धांत। ये किसी भी लैंग्वेज में प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेषता के रूप में भी या सिद्धांत के रूप में भी। तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, और जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहाँ मंत्रिमंडल जरूर होगा। मंत्रिमंडल की भूमिका वहाँ जरूर खास होती है। तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली कह लो या मंत्रिमंडल प्रणाली भी कह लेते हैं। तो प्रत्येक शासन प्रणाली की तरह मंत्रिमंडल की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। किसी भी टॉपिक को करते हैं तो उसकी विशेषताएं देखें। जैसे हमने संविधान किया था, संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि मंत्रिमंडल भी क्यों विशेष है, क्या कारण है। तो इससे हमारे देश में इसकी पहली विशेषता क्या है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। हम रोज बताते आ रहे हैं टॉपिक में कि हमारे देश में दो तरह की नाम मात्र कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र में कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, ये जो कार्यपालिका राष्ट्रपति जिसको हम बोलते हैं, वो नाम मात्र कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको जो भी शक्तियाँ दी जाती हैं उनका वास्तविक प्रयोग कौन कर रहा होता है, प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका में कौन आ गया, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियाँ और अधिकार दिए गए हैं उन सब का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, इसीलिए यह नाम मात्र है। और वास्तविक शक्तियाँ जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के पास है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होगी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल होगी। उसके साथ मंत्रिमंडल शब्द यूज कराएंगे, क्योंकि हम मंत्रिमंडल की विशेषताएं कर रहे हैं। खाली प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। दूसरी विशेषता, प्रधानमंत्री का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बंधनकारी है। मैंने कहा था कि राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेनी होती है तो वो संसद से लेता है, और संसद में मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा ही सलाह और सहायता, ये धारा 173 है, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति तो है, लेकिन उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि जब भी किसी प्रकार की समस्या राष्ट्रपति के सामने उत्पन्न होती है तो उसको परामर्श की जरूरत पड़ती है, और वो परामर्श किससे लेता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। ये परामर्श मानने के लिए वैसे तो वो बाध्य नहीं था, वो एक बार उसको पुनर्विचार करने के लिए भेज देता है मंत्रिमंडल के पास, भी आप इस पर दोबारा पुनर्विचार करिए। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद जब उसके पास दोबारा जाएगा ना, या तो उसको एज इट इज ले जो परामर्श को, या उसमें थोड़ा फेरबदल कर लो, दूसरी बार राष्ट्रपति को वो मानना ही पड़ेगा, वो बंधनकारी है, बाध्य है। एक बार अपनी वीटो पावर का यूज करके उनके परामर्श को नकार सकता है, पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद जब उनके पास दोबारा जाएगा तो दोबारा उसको मानना होगा, मानने के लिए बाध्य है। तीसरा, हमारा मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल, ये कहने में एक लगता है भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कई बार बच्चे भी चल जाते हैं। कई बार जब तुम +2 लेवल पर पॉलिटिकल का पेपर दिया होगा तो वहाँ 2 नंबर में भी प्रश्न पूछ लेते हैं, मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हैं, मंत्रिपरिषद से आप क्या समझते हैं। देखो, मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें सभी तरह के मंत्री आते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री भी आएंगे, उसमें राज्य स्तर के मंत्री भी आएंगे, उप स्तर के मंत्री भी आएंगे, संसदीय सचिव वगैरह भी उसमें शामिल होंगे। तो उसको जब सबको मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, और अपने संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का यूज नहीं है, मंत्रिपरिषद का यूज होता है। और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे, उसमें तो सभी तरह के आएंगे, उसको मंत्रिपरिषद बोल दिया। जिसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे उसको मंत्रिमंडल बोल दिया। सिर्फ इतना याद कर लियो भी, मंत्रिपरिषद में सभी तरह के मंत्री आते हैं, कैबिनेट भी, सत्र, राज्य सत्र भी, उप सत्र भी, संसदीय सचिव। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, जो कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। और ये जो मंत्रिमंडल होता है वो हमारी जो लोकसभा है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता था, कई सरकारें क्या होती थी, सबको गठजोड़ की सरकार तो कई बार बनती है गठबंधन की, तो दूसरे पार्टियों से तोड़कर लाते हैं, तो उनको लालच देते हैं, भाई तुमको मंत्री बनाएंगे, हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, हमारी सरकार बनवा दे, या पैसे का लालच दे कर ले आते हैं। अब मंत्री का लालच दे के ले आए हैं तो मंत्री बनाने पड़ेंगे, और खुद पार्टी के जो मंत्री हैं जो जीत रहे हैं उनको भी बनाना था, तो कई बार बहुत बड़ा विस्तार कर देते थे मंत्रिमंडल का। बाद में दूंगी, मेरी वीडियो बनाए तो मंत्रिमंडल में कौन आते हैं, सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो इसका सत्र हल्का क्यों कर दिया, कम क्यों कर दिया, क्योंकि पहले
इतना एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का करोड़ों खर्चा आता है सरकार के ऊपर। अगर ज़्यादा मंत्री बनेंगे तो सरकार के ऊपर पैसे का बोझ बढ़ गया ना। तो अब ये प्रतिशत में डाल दिया कि केवल जैसे 100 हैं कहीं के, जैसे अपने 90 हैं मान लो, अपने तो समझावांगे अपने 90 MLA हैं, 90 MLA अपने 100 होते तो 15 मंत्री बने रहे, 90 का तो 12-13 बनेंगे अपने, उसका 15%। कहीं 200 है तो वहाँ 30 बन जाएंगे, 300 है तो वहाँ 30 बन जाएंगे, मतलब 15 दूनी 30, 20 से बनेंगे। तो इस तरह जो है ये 15% से ज़्यादा कैबिनेट नहीं बनाई जा सकती, है ना। ये कंडीशन लगा रखी है अब, वरना पहले तो 60-60, 65 मंत्री बना दिए जाते थे संसद में, और उनका बोझ सरकार उठाती रहती थी, आर्थिक खर्च बढ़ता था उनका। उनको गाड़ी भी चाहिए, उनको बंगले भी चाहिए, विदेशी भत्ते भी चाहिए, कैबिनेट स्तर वाले का अपना खुद का वो वेतन भी होता है। तो अब उनका आर्थिक भार कम करने के लिए सरकार ने उसका 15%, ये 2003 में दल बदल कानून बनाया था वहाँ उस टाइम कर दिया था। इसके बाद है कार्यपालिका और विधानपालिका में निकटतम संबंध। ये भारत की मंत्रिमंडल प्रणाली का एक सिद्धांत है कि कार्यपालिका और विधानपालिका परस्पर घनिष्ठ संबंध क्यों होता है। देखो, एक कानून बनाने वाली होगी और दूसरी लागू करने वाली होगी। और जो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं? संसद के दोनों सदनों के बनते हैं। लोकसभा से भी बनाए जा सकते हैं, राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं। अगर कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। सदन की सदस्यता लेगा हाल में हो, बगैर सदस्यता के वो 6 महीने से ज़्यादा मंत्री नहीं रह सकता। उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, या तो लोकसभा का सदस्य बन जाओ या राज्यसभा का सदस्य बन जाओ। सदस्य बनने का तो 5 साल तक रहेगा, और नहीं सदस्य बना तो अधिकतम 6 महीने तक वो मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता का अर्थ क्या है कि मंत्री परिषद में सभी सदस्य एक ही दल से संबंधित हो। जैसे बीजेपी की सरकार है, मंत्री तो सारे बीजेपी के बनेंगे, कांग्रेस तो हार रही है, कांग्रेस के थोड़ा नहीं मंत्री बनेंगे। तो उसमें देखो एक दल से आए हैं, एक जैसे नियम नीति सिद्धांत होते हैं, एक पार्टी के अपने कुछ नियम नीति सिद्धांत होते हैं, तो एक ही पार्टी से आएंगे तो सब उनको नियम नीति को फॉलो करेंगे ना, तो राजनीतिक एकरूपता उनके अंदर बनी रहेगी, है ना। तो पहले क्या इसमें दे रखे हैं, देखो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री वीपी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बने कांग्रेसी मंत्रिमंडल में एकरूपता थी। परंतु मोरारजी देसाई, ये मैंने बताया था नहीं, 1970 में एक बार सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी 1977 में। अरे मोरारजी देसाई जो है चम्मन दलों को मिलकर सरकार बनाई थी, भानुमती ने कुणबा जोड़ लिया था, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और तोड़ा जब बिखर गया, है ना। तो इतने ज्यादा के जैसे एक पार्टी सरकार बना रही है तो उनमें एक जैसी एकरूपता होगी। लेकिन जब कई मिलकर बनावांगे, हर पार्टी के अपने नियम रूल सिद्धांत होते हैं, तो अलग अलग पार्टियों ने मिलकर तो सरकार बना ली, लेकिन सब के सिद्धांत और विचार तो नहीं मिले, नियम नीति तो अलग अलग थी, सबकी एक जैसे विचार नहीं थी, सोच नहीं थी उनकी। कोई पार्टी कुछ सोच रखती है, दूसरी पार्टी दूसरी सोच रखती है, और वो एक जगह इकट्ठे हो गए, एक न एक दिन तो उनका गड़बड़ होनी थी, है ना। वो सरकार जल्दी बिखर गई थी 2 साल से पहले ही। फिर श्री नरसिम्हा राव, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर आया, देवगौड़ा आया, इंद्र कुमार गुजराल आया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए। इतनी पता नहीं कितनी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है शुरू में, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था और वहाँ से 1977 तक लगातार सरकारें अपनी कांग्रेस की रही हैं। तो एक छत्र छाया थी, क्योंकि उनके एक जैसे विचार थे। नेहरू फैमिली उसको नेतृत्व कर रही थी, अब भी कर रही है, जैसे नेहरू फैमिली का ही उसमें रहता है ना प्रभुत्व है। लेकिन जब ये और अदर पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं किसी को हराने के लिए, जैसे यूपी में सारे ने गठजोड़ कर लिया था, भाई हम मोदी को नहीं बनने देंगे लोकसभा चुनाव में, वो भी बन गए। फिर अब योगी के खिलाफ भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो गठजोड़ है। फिर वो तो विचार सब कुर्सी चाह में हैं, कोई भी 2 पार्टी मिलेंगी, 3 पार्टी मिलेंगी, उन्होंने सोचा मैं सीएम बनूँ, मैं पीएम बनूँ, दूसरी का सोचा मैं बनूँ, मैं किस तक कम हूँ, तो उनके विचार नहीं मिलते। ऐसे राजनीतिक एकरूपता नहीं आती। लेकिन अगर एक दल की प्रधानता का युग रहता है तो हमारे यहाँ मतलब फिर सरकार जैसे 14वीं लोकसभा थी, 15वीं लोकसभा है, 16वीं लोकसभा, इसमें नरेंद्र मोदी चल रहे हैं अब 2 योजनाओं से, तो इसमें जो हमारा राजनीतिक एकरूपता थी काफ़ी लंबे समय से। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल मैंने कहा था कि पीछे धारा 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिमंडल होगी, राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता और सलाह देने के लिए, और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। कैबिनेट स्तर की जब मंत्री की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और जो भी उसमें निर्णय लिए जाते हैं, जो नियम नीति कानून बनते हैं,
जितने भी मतलब वो होता है वहाँ कार्रवाई वो राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में चलती है और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निर्देश में चलती है और प्रधानमंत्री ही उसका जो है पालन करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्री बनाता है, किसको कौन सा विभाग देता है, विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है। फिर फेरबदल करनी हो तो विभागों में फेरबदल भी प्रधानमंत्री करता है। कल काम पढ़े थे ना प्रधानमंत्री के, फेरबदल करना, मंत्रियों को विभाग देना, उनमें समन्वय पैदा करना, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हर प्रकार का काम जो है वो मंत्रिमंडल की सारी देखरेख होती है वो प्रधानमंत्री के अंडर में होती है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देगा, सरकार ही खत्म हो जाएगी। सरकार खत्म होगी तो मंत्रिमंडल भी गिर गई। तो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही हमारा मंत्रिमंडल घूमता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की एकता भी बताई थी भी एक पार्टी तो बने हैं तो एक जैसे विचार होंगे, एक जैसे नियम नीति होंगी, उनके एक जैसे कानून बनाएंगे, वो एक जैसी सोच होगी। जब सबकी सोच मिल रही है तो वहाँ विवाद या लड़ाई झगड़ा होने की कम ही संभावना होती है। तो मंत्रिमंडल में जो है जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कोई भी मंत्री उस निर्णय के विरुद्ध जो है अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल की बैठक पहले होती है, सुनी होगी तुमने, आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, फिर उसके बाद संसद में पास होने के लिए जाते हैं। कोई भी प्रस्ताव पास होता है वो पहले कैबिनेट में पास होता है और कैबिनेट में अगर उसके खिलाफ है ना कोई तो उसको वहीं समझाया बुझाया जा सकता ताकि संसद में ना मुद्दा उठे विरोध का। वो सारे जो विरोधी होते हैं उनको सेट कर लिया जाता है उसके पक्ष में और फिर सभी वहाँ से सहमत होकर ही निकलेंगे कैबिनेट की बैठक से। कैबिनेट में पास हो गया तो समझ लो संसद में पास हो गया। अगर कैबिनेट में कोई विरोधी है तो तब तक वो उसको सेट किए बगैर मतलब एक निर्णय नहीं लिया जाता, उसको मतलब अपना निर्णय बदलना पड़ता। अगर कोई विरोध में है ना तो उसको मंत्रिमंडल का करेगा। प्रत्येक नीति कार्य के प्रति मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भी मैंने बताया भी था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, वैसे तो 5 साल है, लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत रहने तक ही सरकार रहेगी। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। लोकसभा के सदस्य सारे जितने भी हैं मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है ना। त्याग पत्र क्या होगा? मंत्रिमंडल जो भी लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव पास कर रहा है, कोई भी महत्वपूर्ण बिल पेश कर रहा है ना, तो बिल का अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो बिल भी रद्द हो जाएगा। बिल तो तभी पास होगा ना जब उनका विश्वास है। तो इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र भी देना। उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी विभाग के संबंध में। जो भी मंत्री खड़े, मान लो शिक्षा मंत्री से पूछ लिया तो शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा। खेल मंत्री से कोई सवाल विपक्ष वालों ने पूछ लिया संसद में तो उसका जवाब, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना। अगर वो ऐसा करने में असफल होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। वो उसका मतलब है अविश्वास प्रस्ताव पास करना हो गया। फिर है विश्वास मत प्राप्त करने की एक नई प्रथा। नई प्रथा में क्या दे दिया इन्होंने कि हमारे देश के मंत्रिमंडल में एक नई प्रथा का विकास हुआ है। ये अलग अलग बुक में पुरानी में है कि या नहीं, देख लेना आप। तो इसमें क्या है, इस प्रथा को विश्वास मत प्राप्त करने की प्रथा भी कहा जाता है। भाई जब तक विश्वास है, जब तक सरकार है। संविधान और किसी संसदीय कानून में प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने की प्रथा संबंधी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है अब तक। मतलब संविधान में नहीं लिख रखा भी प्रधानमंत्री को उसके पद से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कैसे हटाएंगे, परंतु इसके बावजूद यह प्रथा हमारे देश की मंत्रिमंडल प्रणाली की एक विशेषता बनती जा रही है। एक ये प्रथाएं भी होती है ना जो आगे धीरे धीरे कानून का रूप ले लेती है। संविधान का स्रोत में पढ़ा था ना, कुछ प्रथाएं परंपराएं हैं। स्रोत है यू लास्ट उसका विकासवादी स्रोतों में लास्ट स्रोत यही तो था। प्रथाएं और परंपराएं धीरे धीरे कानून का रूप ले लेती हैं। तो इसी प्रकार इसमें जब लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो क्या होगा, राष्ट्रपति अपने सब निर्णय अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत का दावा करता है। ये तो कल बताई थी भी जब किसी को बहुमत नहीं तो सहविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। सब जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो उसको इन्वाइट करता है सरकार बनाने के लिए। राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री का निश्चित समय के भीतर लोकसभा का विश्वास मत हासिल करना है। बताई थी नहीं, ये भी भाई इनवाइट तो कर लेगा लेकिन उसको एक समय सीमा दे दी जाती है 15-20 दिन की, भी आप इसमें अपना विश्वास मत हासिल करिए। विश्वास मत हासिल हो जाता है तो आगे सरकार बनाएगा, वरना उसी टाइम गिर जाएगा। अब तक का सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है 1996 में। विश्वास मत हासिल करने में सफल नहीं हुए और 13 दिन का प्रधानमंत्री था, सिर्फ 13 दिन रहे थे। अगर पूछ लिया जाए ना कि कभी सबसे कम कार्यकाल आज तक किस प्रधानमंत्री का रहा है, वैसे तो फिर बाद में बन गए थे प्रधानमंत्री, वो 1999 से 2004 तक बने हैं, लेकिन एक बार एक टाइम में वो 13 दिन रहे थे। तो सबसे कम कार्यकाल उसका है और सबसे ज़्यादा नेहरू का है ना। तो
याद रखने हैं इसमें। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के विषय में गोपनीयता भी, मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है उसकी है ना भनक, किसी को नहीं लगने देते, दूसरे मंत्रियों को, दूसरे विपक्षी दलों को, किसी भी मंत्रिमंडल की कार्यवाही जो होती है उसका बाहर नहीं, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्री को इजाज़त न मिल जाए कि अब इसका प्रसार कर दो भी बाहर अंदर क्या बैठक थी, क्या मुद्दा था, वरना जो मुद्दे अंदर डिस्कस होते हैं, जिन पर नियम नीति कानून बनते हैं, वो निर्णय जो है गोपनीय रखे जाते हैं। अगर वो किसी मंत्री ने उसको फैला दिया बाहर, पहले ही संसद में जाएगी वहीं खुलेगी वो बात। वैसे मोटी मोटी तो प्रेस को पता होता है भी इन मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन एक्चुअल में अंदर फिर किस मुद्दे को, किस नियम को, किस नीति को मानना, किसको नहीं मानना, ये बताने का अधिकार मंत्रियों के पास नहीं होता। तो ऐसी मतलब उनको जो शपथ दिलवाई जाती है ना पद और गोपनीयता की, जब बनते हैं ना उस टाइम वो शपथ दिलवाई जाती है कि उसने गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी, और वो फिर उसकी शपथ को पूरा भी करता है, वो गोपनीय रखता है। हर प्रकार की कैबिनेट की जो कार्रवाई होती है उसको बाहर नहीं बताया जाता। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण हमने पहली विशेषता पढ़ी थी कार्यकारी में राष्ट्रपति की, कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। वो सिर्फ एक संसद का अंग है और संसद में ही उसको भाग लेना होता है, वहाँ बैठना होता है, उसका अभिभाषण होता है 1 घंटे का स्टार्टिंग में, जब राष्ट्रपति के संसद के अधिवेशन चलते हैं बोलता है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग जो होती है उसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्री ही रहते हैं, प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति को उन बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडलीय समितियाँ, मंत्रिमंडल में जैसे 20 बन गए, 25 बन गए, 30 बन गए, वो है ना, फिर वो जैसे काम भी तो करने होंगे ना उनको कल्याणकारी, कोई किसी को समितियाँ बनानी होती, कमेटियाँ भी, 5 मंत्री जो एक जैसी योग्यता वाले से, उनको आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड समस्याएं देखो, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड, कोई कृषि से रिलेटेड, ऐसे कमेटियाँ गठित कर दी जाती हैं, और उन कमेटियों की समिति की रिपोर्ट जब आती है वो संसद में पेश करती हैं। वो संसद में पेश होंगे तब फिर जाकर उन पर वाद विवाद बहस होगा। कोई भी मुद्दा है, कोई भी मुद्दा अगर मारे तो उन्होंने कहा कमेटी बना दी, कमेटी बना रखी, कमेटी देखेगी उस मामले में। जैसे किसान भी अपने 40 सदस्यों की कमेटी बना रहे हैं ना, जो भी सरकार बातचीत करती है उसी से करती है, जो भी कमेटी का फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, फिर उस पर वाद विवाद वगैरह करवाया जाता है। तो इस तरह इसकी मंत्रिमंडल की भी समितियाँ, कमेटियाँ बनाई जाती हैं। वैसे पहले ख़त्म कर दिया था इस कमेटी सिस्टम को, नरेंद्र मोदी ने फिर दोबारा इसको चालू कर लिया है। और फिर मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रियों को नीचे काम करने के लिए मैंने बताया था ना कि एक सचिव भी होता है, मुख्य सचिव का नाम दिया गया है। ये सारे जो मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है उसमें मंत्री तो अपने हल्के में भी रहेंगे, अपने क्षेत्र में घूमेंगे, समाज कल्याण की और भी उनके तो क्यों राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, लेकिन वहाँ की जो भी कार्यवाही होती है उसमें बहुत से सचिवालय के अपने कर्मचारी होते हैं, अलग से अधिकारी होते हैं जो वहाँ के कार्यसूची तैयार करते हैं। फाइल तो तैयार देखो अफसरे लोग करेंगे भी, इस मुद्दे पर यू मैटर है जी, यू डिस्कस होना मंत्रिमंडल की बैठक में। मंत्री थोड़ा नहीं, मंत्री तो कंडीशने को पढ़े लिखा की मनमाना अनपढ़ बैठ जा हैं, तो उसने क्या पता कौन से आंकड़े कैसे तैयार करने हैं देश से। जो IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, डायरेक्टर वगैरह, जो UPSC के टेस्ट क्लियर करके बड़े बड़े अधिकारी लगते हैं, वो सचिव होते हैं, और वही फिर कार्यसूची को फाइल तैयार करने का काम उन्हीं का होता है। आवश्यक रिकॉर्ड, जो भी दस्तावेज, जो भी प्रूफ, तथ्य जो भी चाहिए वो सब उन अधिकारियों के द्वारा ही दिया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, ये भी पीछे मैंने बताया था कि 2003 में एक संशोधन विधेयक पास होया था कि अब मंत्रिमंडल में जो है 15% से ज़्यादा नहीं होगा। पहले बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया जाता था, बड़े बड़े मंत्रिमंडल होया करते, 64, 65 मंत्री होया करते, जिसका देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता था बेवजह का। और जबकि मंत्री अब 15% कर दिए, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। भी कम मंत्री बनेंगे तो कम बोझ पड़ेगा। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को 5 करोड़ पैसा दिया जाता है, अलग से वेतन भत्ते, उसका जो होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है मंत्रालय को। तो इसलिए इनकी सदस्य संख्या 15% से कम नहीं होनी चाहिए। विरोधी दल के नेता को कानूनी मान्यता, जैसे अब हमारे देश में सरकार तो बीजेपी की है, दूसरी सरकार विरोधी में बैठी कांग्रेस। 1977 से पहले ऐसी कोई मान्यता नहीं थी कि किसी को विरोधी दल की मान्यता देवें। विरोधी दल की मान्यता लेने के लिए उसको जो है, जैसे अपनी लोकसभा में 60 सीटों से अधिक लेना चाहिए, अपने 60 ही नहीं रही, कांग्रेस की भी नहीं आ रही। तो इस टाइम में वर्तमान समय में 55-60 से ज़्यादा अगर उनकी सीटें आती तो विरोधी दल के नेता बनता। अब
ना कोई विरोधी दल का नेता है। हमारे इस टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। 17वीं लोकसभा में देखो 52 स्थान प्राप्त हुए थे, जबकि विरोधी दल का नेता बनने के लिए जो विरोधी दल का नेता बनेगा ना, उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कैबिनेट स्तर के मंत्री को दी जाती है। जो भी विरोधी दल का नेता होता है उसको ऐसे ही मतलब सुविधा, गाड़ी भी, टीए भी, वेतन भी, कैबिनेट स्तर का मंत्री का बंगला भी, सब कुछ वो सुविधाएं मिलेंगी उसको जो विरोधी दल का नेता होगा। जैसे कांग्रेस की अगर अच्छी सीटें होती तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या किसी और को वो अपना विरोधी दल का नेता बनाते, लेकिन अपना विरोधी दल का नेता नहीं बन पाया कोई भी। इस टाइम मतलब जब मुख्यमंत्री करावाएंगे ना, ये सारी मुख्यमंत्री की भी हैं शक्तियाँ, मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री लगा लो। ये तो काम बताने लग रही मैं, कल प्रधानमंत्री के भी यही डिस्कस करा थे, थोड़ी 2-4 विशेषताएं अलग आई हैं भी, उसकी बैठक हो वो गोपनीयता की रखे हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड हो है। मंत्रिमंडल की निश्चित अनिश्चित अवधि भी, मंत्रिमंडल निश्चित समय के लिए कभी भी भंग किया जा सकता है, नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। उनको मतलब अगर वो काम ना करें, अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसको समय से पहले भंग किया जा सकता है। अब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बना था तो उसने इलेक्शन से पहले 8 महीने पहले ही 2004 में अपने मंत्रिमंडल का त्याग कर दिया था, खुद उसका इस्तीफा, पूरी मंत्रिमंडल का इस्तीफा। जब प्रधानमंत्री मान ले नरेंद्र मोदी त्याग पत्र दे देगा तो सरकार की से कुछ नहीं, सरकार मंत्री तो खत्म उसी टाइम। तो मंत्रिमंडल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, जब तक इनको लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक इनका अस्तित्व है, और अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। 16 एक है, 16 नंबर का आइए, ठीक। बोली मैं सांस तक नहीं लिया हलामा है, मेरा तो सांस तक नहीं चढ़े अनु का, जानो तो छाती पे बोझते शायद अभी सूचना तो आ जाएगी आपके पास में।